हेलो एवरीबॉडी, आई एम अंजलि एंड वेलकम बैक टू माय चैनल लो बाय अंजलि। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 13 की, जो कि डील करते हैं उन लॉज के साथ जो फंडामेंटल राइट्स के साथ इनकंसिस्ट हैं। हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 3 जो है वो ये कहता है कि जो हमारे राइट्स हैं और फ्रीडम्स हैं उनको प्रोटेक्ट किया जाना चाहिए स्टेट के आर्बिट्रेरी इन्वेजन से। चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं आर्टिकल 13 की हेडिंग के साथ। हेडिंग ये कह रही है कि जो लॉज इनकंसिस्ट हैं या विद और इन डेरोगेशन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स या फिर फंडामेंटल राइट्स के डेरोगेशन मतलब अपमान करते हैं, रिस्पेक्ट नहीं करते, उन लॉज का क्या किया जाएगा, वो लॉज वैलिड होंगे या वॉइड होंगे। सो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 13 जो है वो बात करता है फंडामेंटल राइट्स से रिलेटेड बेसिकली 4 प्रिंसिपल्स की। ये फंडामेंटल राइट्स आर्टिकल 14 से लेकर आर्टिकल 35 तक कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा प्रोवाइड किया गया है एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया को। फंडामेंटल राइट्स एग्जिस्ट करता है उस डेट से जिस दिन से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है फोर्स में आया, मतलब 26 जनवरी 1950 से फंडामेंटल राइट्स एग्जिस्टेंस में आया। आर्टिकल 13(1) जो है बात करता है उन सभी लॉज की जो कि इंडिया की टेरिटरी के अंदर फोर्स में थे संविधान के लागू होने से पहले। और जैसा कि मैंने बताया कि जिस दिन से संविधान लागू हुआ है उस दिन से फंडामेंटल राइट एग्जिस्टेंस में आया है। तो अगर वो फंडामेंटल राइट्स को वॉयलेट करते हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशन के लागू होने से पहले जो लॉज बने हुए हैं, अगर वो लॉज फंडामेंटल राइट को वॉयलेट करते हैं, अगर वो लॉज इनकंसिस्ट हैं फंडामेंटल राइट्स के साथ, तो वो लॉज जो हैं वॉइड हो जाएंगे। कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 3 जो है वो इसी ऑब्जेक्टिव के साथ एग्जिस्ट करता है कि जो हमारे राइट्स हैं और फ्रीडम है उन्हें प्रोटेक्ट किया जाना चाहिए स्टेट के आर्बिट्रेरी इन्वेजन से। आर्टिकल 13(1) जो है सिंपली बात करता है प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज की, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन के लागू होने से पहले जो लॉज बने हुए हैं वो अब फंडामेंटल राइट्स के साथ कंसिस्ट करते हैं या नहीं करते। वो अगर कंसिस्ट करते हैं तो वैलिड होंगे, अगर कंसिस्ट नहीं करते तो फिर वो वॉइड होंगे। क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन के लागू होने से पहले भी इंडिया के अंदर बहुत सारे लॉ बने हुए थे। सो दिस आर्टिकल प्रोवाइड्स दैट दोज लॉज एग्जिस्टिंग बिफोर द कॉन्स्टिट्यूशन विच आर इनकंसिस्ट विद फंडामेंटल राइट्स बिकम वॉइड एंड अदर विल रिमेन वैलिड, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया है। अब ये लॉज वैलिड होंगे या वॉइड होंगे, इन्हें हम डिटरमाइन कर सकते हैं 2 डॉक्ट्राइन के थ्रू। फर्स्ट डॉक्ट्राइन है डॉक्ट्राइन ऑफ सेवरेबिलिटी। सेवरेबिलिटी का मतलब होता है सेपरेट करना। इट इज़ अ टाइप ऑफ फिल्टर फॉर लॉ इन विच एवरी लॉ हैज़ टू बी पास्ड। ये फिल्टर देखते हैं कि जो लॉज फंडामेंटल राइट्स के साथ कंसिस्ट हैं या नहीं है। अगर फंडामेंटल राइट के साथ अगर लॉज कंसिस्ट नहीं है या आर्टिकल कंसिस्ट नहीं है तो उसे एक्ट से सेपरेट कर दिया जाएगा। पूरे एक्ट को सेपरेट नहीं किया जाएगा, जो पर्टिकुलर सेक्शन इनकंसिस्ट है फंडामेंटल राइट के साथ सिर्फ उसे सेपरेट किया जाएगा। इस डॉक्ट्राइन से रिलेटेड एक केस देखते हैं, ए के गोपालन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास का। इस केस के अंदर प्रिवेंशन डिटेंशन एक्ट का सेक्शन 14 चैलेंज किया गया था। इस सेक्शन के अकॉर्डिंग अगर कोई भी पर्सन इस एक्ट के अंदर डिटेन किया गया है तो वो कोर्ट में ग्राउंड ऑफ डिटेंशन डिस्क्लोज नहीं कर सकता। सो ये सेक्शन जो है फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट था। अगर यहाँ पर हम डॉक्ट्राइन ऑफ सेवरेबिलिटी अप्लाई करें तो सेक्शन 14 जो है इस एक्ट का वो इनकंसिस्ट है फंडामेंटल राइट्स के साथ। तो हम यहाँ पर पूरे एक्ट को सेपरेट नहीं करेंगे, इस एक्ट में से सिर्फ वो सेक्शन को सेपरेट कर देंगे जो कि इनकंसिस्ट है फंडामेंटल राइट के साथ, मतलब सेक्शन 14 को सेपरेट कर देंगे इस एक्ट से। सो यही है डॉक्ट्राइन ऑफ सेवरेबिलिटी, मतलब सेपरेट कर देना उन लॉज को जो कि फंडामेंटल राइट के साथ इनकंसिस्ट हैं। आर्टिकल 13 के अंदर जो दूसरा डॉक्ट्राइन है वो है डॉक्ट्राइन ऑफ एक्लिप्से। एक्लिप्से का मतलब होता है हाइड करना, शैडो देना किसी चीज़ को छुपाना। वो राइट्स जो फंडामेंटल राइट्स के साथ इनकंसिस्ट हैं उन्हें फंडामेंटल राइट्स के द्वारा शैडो दिया जाएगा, उन्हें फंडामेंटल राइट्स के द्वारा छुपा लिया जाएगा। मतलब उनकी एग्जिस्टेंस को सीज नहीं किया जाएगा लेकिन वो इनऑपरेटिव बने रहेंगे। अगर फ्यूचर में जैसे कोई अमेंडमेंट होती है फंडामेंटल राइट्स के अंदर और वो पहले वाले जो लॉज हैं वो कंसिस्ट करते हैं फंडामेंटल राइट्स के साथ, तब वो फिर से ऑपरेशन में आ जाएंगे, फिर से एक्टिव हो जाएंगे। इस डॉक्ट्राइन से रिलेटेड एक केस है बीकाजी वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी का। ये केस है 1947 का। इस केस के अंदर बेरार मोटर व्हीकल एक्ट जो है चैलेंज किया गया था। यहाँ पर कुछ ऐसे सेक्शन थे इस एक्ट के अंदर जो कि एम्पावर कर रहे थे स्टेट गवर्नमेंट को पूरा मोटर बिजनेस जो है अपने अंडर कर लेना। हुआ क्या कि 1950 के बाद ये सारे प्रोविजंस जो हैं आर्टिकल 19 को वॉयलेट कर रहे थे। अब हम ये जो सारे राइट्स हैं जो कि इनकंसिस्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स के साथ उन्हें रिमूव करेंगे। आफ्टर दैट वी विल अप्लाई द डॉक्ट्राइन ऑफ एक्लिप्से।
पहले तो हम डॉक्ट्राइन ऑफ सेवरेबिलिटी के थ्रू उसे मतलब उन राइट्स को जो इनकंसिस्ट है फंडामेंटल राइट्स के साथ उनको रिमूव करेंगे। उसके बाद हम अप्लाई करेंगे डॉक्ट्राइन ऑफ एक्लिप्स से। उसके बाद ये कहा जाता है कि जो फंडामेंटल राइट्स है विल प्रिवेल ओवर दिस सेक्शन, मीन्स ऑल दिस सेक्शन विल बिकम इनऑपरेटिव। डॉक्ट्राइन ऑफ एक्लिप्स को यूज़ करके उसे अप्लाई करके फंडामेंटल राइट्स के द्वारा उस लॉ को शैडो दिया गया। फिर उसके कुछ टाइम के बाद आर्टिकल 19 अमेंड हुआ और गवर्नमेंट जो है ऑथोराइज होगी उस बिज़नेस को मोनोपलाइज करने के लिए। वो सेक्शन जो इनऑपरेटिव थे वो सेक्शन आर्टिकल 19 के कारण ऑपरेशन में आ गए, एक्टिव हो गए। सो डॉक्ट्राइन ऑफ एक्लिप्स का मतलब है हाइड करना, छुपाना, किसी चीज़ को शैडो देना, ताकि जब भी फ्यूचर में अगर फंडामेंटल राइट्स में कोई अमेंडमेंट की जाती है और अमेंडमेंट होने की वजह से वो कंसिस्ट करते हैं, लॉज जो हैं फंडामेंटल राइट्स के साथ कंसिस्ट करते हैं, तो वो फिर से ऑपरेशन में आ जाएंगे। सो आर्टिकल 13(1) में हमने पढ़ा प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज के बारे में। आर्टिकल 13(2) डील करता है पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज के साथ। इस आर्टिकल के अकॉर्डिंग कॉन्स्टिट्यूशन के लागू होने के बाद, संविधान के लागू होने के बाद, स्टेट इज प्रोहिबिटेड टू मेक सच लॉज दैट आर इनकंसिस्ट विद द फंडामेंटल राइट्स। स्टेट कोई भी ऐसे लॉ नहीं बनाएगा जो फंडामेंटल राइट के साथ इनकंसिस्ट हैं या फंडामेंटल राइट को वॉयलेट करते हैं। अगर वो ऐसे लॉ बनाता है तो वो जो लॉज हैं वो वॉइड हो जाएंगे। इससे रिलेटेड एक केस है स्टेट ऑफ गुजरात वर्सेस अंबिका मिल्स का। इस केस में सर्टेन लेबर वेलफेयर फंड चैलेंज किया गया था। इसके अंदर बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे थे जो फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट थे। ये पहले ही बताया गया था, ये क्लियरली बताया गया था कि ऐसा कोई भी लॉ नहीं बनाया जाएगा जो कि फंडामेंटल राइट के साथ इनकंसिस्ट है। But here the question arises that can we made laws that are inconsistent with the fundamental rights for companies or non-citizens because this respondent was a company। ऐसा इसलिए कहा गया क्योंकि जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो अवेलेबल हैं सिटीजन्स के लिए, ना कि नॉन सिटीजन्स और कंपनी के लिए। फिर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये कहा गया कि नो लॉ विल बी मेड विच आर इनकंसिस्ट विद द फंडामेंटल राइट्स। पहली बात तो ये कह दी कि फंडामेंटल राइट्स के साथ जो लॉज इनकंसिस्ट हैं वो लॉ बनाए ही नहीं जाएंगे। एंड इवन इफ सच लॉ इज़ मेड इट शैल नॉट अप्लाई टू द सिटीजन्स। अगर कोई लॉ बनाया भी जाता है तो वो सिटीजन्स के ऊपर अप्लाई नहीं होंगे क्योंकि फंडामेंटल राइट्स जो है सिटीजन के लिए अवेलेबल हैं। बट ऑल दोज कैटेगरीज ऑफ पार्टीज that have not been granted fundamental rights like companies, non-citizens, for them that the piece of legislation is still operative, that is not void, that is valid। इसमें बताया गया कि वो सभी पार्टीज जिन्हें फंडामेंटल राइट्स ग्रांट नहीं किए गए हैं, जैसे कंपनी होगी, नॉन सिटीजन हो गए, उनके लिए जो ये लेजिस्लेशन है वो ऑपरेशन में रहेगा, ये वॉइड नहीं होगा, ये वैलिड रहेगा। आर्टिकल 13(3) बात करता है, ये कहता है कि वो सभी लॉज जो अफेक्ट करते हैं सिटीज़न के लीगल राइट्स को वो इस आर्टिकल के अंदर कवर होंगे। वो कोई भी लॉज हो, वो ज़रूरी नहीं है कि वो लेजिस्लेचर के द्वारा बनाए गए लॉज हो, कोई भी ऑर्डिनेंस हो, ऑर्डर हो, बाय लॉ, कोई रूल, कोई रेगुलेशन, कोई नोटिफिकेशन, कस्टम या यूसेज, ये सारे लॉज जो हैं जो अफेक्ट करते हैं सिटीजन्स के लीगल राइट्स को वो इस आर्टिकल के अंदर कवर होंगे। एक तरह से लॉ की डेफिनेशन दे दी है आर्टिकल 13 के अंदर, लेकिन यहाँ पर कुछ एक्सेप्शन है। वो दो एक्सेप्शन ये हैं, लॉ विच हैज़ एडमिनिस्ट्रेटिव डायरेक्शन या इंस्ट्रक्शन फॉर गाइडेंस एंड नॉट मींट एज एन इन्फोर्सेबल लीगल ऑब्लिगेशन देन विल नॉट कवर अंडर दिस एक्ट एंड पर्सनल लॉज आर नॉट इंक्लूडेड अंडर आर्टिकल 13। सो फ्रेंड्स, आर्टिकल 13 हमने कवर कर लिया। 13(1) में हमने प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज के बारे में पढ़ा, 13(2) के अंदर पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज के बारे में पढ़ा और 13(3) के अंदर हमने लॉ की डेफिनेशन के बारे में पढ़ा। वो लॉज जो सिटीजन के लीगल राइट्स को अफेक्ट करते हैं, चाहे वो ऑर्डिनेंस, ऑर्डर, रूल, रेगुलेशन हो। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड सारी शॉर्ट वीडियोस भी अवेलेबल हैं इस चैनल पर, आप प्लेलिस्ट भी चेक कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें। अगर आपके डाउट्स हैं तो कमेंट सेक्शन के थ्रू मुझसे पूछ सकते हैं और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।